Hello. Sit. खुल जा सिम। यार भाई क्यों बेइज्जती करवा रहा है। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। ओके। हेलो बच्चों, एवरीवन। यार ये ऑनलाइन पढ़ाना ना बड़ा लफड़ा वाला कार्यक्रम है। ओके। ये एग्जीक्यूट होना, सिंक्रोनाइज करवाना बड़ा सर दर्द का कार्यक्रम है। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, नियति अपना निर्माण स्वयं करेगी। देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ। आई होप कुछ ऑडियो वीडियो में कुछ चेंजेस करनी हो तो जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप कर देना। मैंने आपको लास्ट टाइम पे कुछ पीडीएफ सेंड किया था ऑलरेडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टर्म पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये हम पढ़ने वाले हैं, है ना। क्योंकि हमने तीन मेजर हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने पढ़ लिया। पहला हमारा चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी से था, दूसरा कूलम्ब्स लॉ था, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, चौथा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना। इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ सेंड कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले से इसे रीड कर लीजिए होगे। अब हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हम पहले देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट हेडिंग यही है ना। जो फोर्थ मेजर हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट, उसका फर्स्ट सब हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको डेफिनेशन, मैंने चूंकि एज इट इज आपको पीडीएफ सेंड कर रखा है तो मैं पीडीएफ पढ़ता हूँ, मतलब अपनी नोट्स कॉपी में पढ़ रहा हूँ, आप जरा सुनिए क्या कहता है। इफ अ बॉडी हैज एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, if a body has ability to perform a work due to the gravitational force, then it is said to possess gravitational potential energy। मतलब ये हुआ बच्चा कि अगर जो सपोज दैट हमने किसी बॉल को, है ना, इस ग्राउंड से सम हाइट पे रखा, किसी हाइट पे हमने यहाँ पे ना, हम यहाँ मूंगफली खा रहे थे हंसता मुस्कुराता हुआ, और हमारे हाथों में एक छोटा सा बॉल है, ठीक है। तो ये जो बॉल है कुछ हाइट पे रखा गया, एच हाइट पे, ये जो हाइट है वो क्या है, यहाँ से लेट से ये एच हाइट है। ओके, अगर जो एच हाइट है तो इस बॉल के पास एनर्जी है, कौन सा एनर्जी है बच्चा? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हाइट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एम जी एच। अब ये जो बॉल है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये बॉल स्वतः खुद इधर गिरेगा, और गिरेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो, नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है इस बॉल पे वो एम जी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, एम इंटू जी, और इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास वर्क डूइंग एबिलिटी है, और अगर जो इसके पास वर्क डूइंग एबिलिटी है तो हम कहेंगे कि इसके पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इन द सेम वे अगर जो कुछ चार्ज होगा, सपोज दैट यहाँ पे हमने मैंने एक छोटा सा चार्ज को भी ले लिया, स्मॉल क्यू, हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे ले लिया, और इस डायरेक्शन में हमारा ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो पॉइंट चार्ज यहाँ पे छोटा सा है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के टुवर्ड्स फ्लो करता है। तो अगर जो मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वी ए होगा, पॉइंट बी का जो पोटेंशियल है वो वी बी होगा। आगे आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि क्या है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ओरिएंटेड होता है, डायरेक्टेड होता है। ओके, तो अगर ये चार्ज यहाँ पे हमने एक स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज रखा है, तो इस पॉइंट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा, हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? क्यू इंटू ई। क्यू अगर जो पॉजिटिव नेचर का है तो फोर्स चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर जो क्यू नेगेटिव नेचर का है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फिलहाल मैंने मान लिया ये जो क्यू है वो पॉजिटिव नेचर का है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू इंटू। अगर जो फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। हम जानते हैं ना वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। इसी को जब हम थोड़ा रिजॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं? एफ डी कॉस थीटा, where theta is the angle between force and the displacement vector। तो अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डूइंग एबिलिटी है दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सेम वे तो स्टेटमेंट जो पहला कहता है इफ अ बॉडी हैज एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर जो किसी भी बॉडी के पास वर्क डूइंग एबिलिटी है तो तो कहलाता है कि उसके उस बॉडी के पास, उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज mgh, ये वाला। In the same way, if the body has work doing ability due to electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वर्क डूइंग एबिलिटी है यहाँ पे, है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अगर वर्क डूइंग एबिलिटी है तो आप क्या कहोगे? उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, उस चार्ज के पास क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगा। नेक्स्ट लाइन जब मैं पढ़ता हूँ क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो सेम भी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर सपोज दैट ग्रेविटी, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर यही समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। क्या बोलता है? अगर तो ये बॉल सीधा सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो भी वर्क डन सीधा ऐसे आता है, या फिर ये बॉल कुछ ऐसे ऐसे उड़ता उड़ता ऐसा आता है, या बॉल या फिर इधर से ऐसा आता है, चाहे किसी भी तरह से आए, हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। किस बात से आए इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब कभी भी वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो तो आप क्या कहोगे कि वो फील्ड कैसा कंजर्वेटिव फील्ड है। सर थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज कर दो। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है।
वॉल्यूम 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 डेस्कटॉप ऑडियो ऑडियो इनपुट ओके माइक की वॉल्यूम ये रहा। चलो आई होप अब ये रिजॉल्व हो गया होगा। चलिए तो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ से अगर जो वर्क डन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो आप क्या करोगे, वो फील्ड कंजर्वेटिव है। तो हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर किसी बॉल को इस तरह से घुमा करके लाओ या फिर डायरेक्टली नीचे ड्रॉ करो तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन और ये पोजीशन पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल पे या फिर पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट पे या पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पे। तो जब कभी भी वर्क डन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ होगा तो आप क्या कहोगे, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल दोस फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव, द वर्क डन ड्यू टू व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हर वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगा जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ हो। हर वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। आगे क्या कहता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पे देखिए क्या कहता है बच्चे, वर्क डन बाय कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। व्हाई इट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा यू को क्या लिखोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चा, वी यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कह सकते हो। अभी आने वाले समय में, थोड़ी समय में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जब कभी भी आपको वी लिखना होगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, V for van, and electrostatic potential energy is represented by U for umbrella। तो U is V is equal to U upon Q, ऐसा भी होता है। ओके तो जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स करेगा तो हमने माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखा, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल टुवर्ड्स होगा। देखो ना, अगर ये इस पोटेंशियल पे है और मैंने बोला कि ये हमारा ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो हायर पोटेंशियल क्या है, जीरो, और ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो मिनिमम में से मैक्सिमम बराबर नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों मिलजुल करके क्या देगा, प्लस दे देगा। वर्क होता है, वर्क पॉजिटिव हो रहा है इधर हमारा। अच्छा ये बताओ कि वर्क डन क्या है, बेसिकली वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जब इन दोनों का डॉट करोगे, दो वेक्टर का जब डॉट करोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो हमारा वर्क डन यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा जो कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करेगा, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू का वर्क करेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जो आप इस चीज को थोड़ा सा और रिजॉल्व करने की कोशिश करो तो इसको क्या लिखोगे, चलो इसको नहीं, इसी को लिख देते हैं। यू इनिशियल को क्या लिखेंगे, जो चार्ज लेके जा रहे हैं, क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस जो चार्ज था इंटू वी फाइनल। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्यू इंटू डेल्टा वी, और माइनस साइन तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेल्टा भी लिखते हैं फाइनल, डेल्टा भी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये तो इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कहेगा आपसे, तो आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू। ओके नाउ अगर इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हैं तो माइनस ऑफ क्यू इंटू डेल भी आ जाएगा। अच्छा अगर जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वाला पूछेगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन पूछेगा तो आप सिंपली डेल्टा यू लिखोगे, क्योंकि एक्सटर्नल सपोज दैट ये पेन है हमारा, है ना, इस पेन पे ये जो पेन है बच्चा, इस पे ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है। अब इस पेन को उठा करके मैं लेके जा रहा हूँ, मी एज एक्सटर्नल एजेंट, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ किससे, इस ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जब मैं वर्क करूंगा तो इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, रेज होगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सिंपली व्हाट, डेल्टा यू बोल दो या फिर क्यू इनटू डेल्टा वी कह दो, है ना, क्यू इनटू डेल्टा वी करो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अब ये हमारा ब्रैकेट है, ये हमारा वी है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। अभी ये रिलेशन जो है आगे चल करके अभी प्रूफ कर दूंगा मैं कि क्या होता है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ऑल दोस फोर्सेस आर नोन एज कंजर्वेटिव those all those forces are known as conservative। The work done due to which is independent of path, और वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स इज व्हाट, हमेशा नेगेटिव ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल होगा, है ना। तो वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर जो मैं इस चीज को इसे मैं थोड़ा सा रिजॉल्व करके ऐसा लिखूं, तो मैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स CF is equal to what, simply delta U, change in potential energy, change in potential energy, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अभी हम आगे जाकर के वर्क एनर्जी थ्योरम लिख पाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम जब लिख पाऊंगा तो आपको यही वाली चीज, इसी को हम लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है,
whenever work by conservative force is positive, अगर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। देखो ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ पे ये देखा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये जब निकालोगे, जब इसी को माइनस डेल्टा यू किया ना, तो हमने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किया, यहाँ पे नेगेटिव था, तो ये क्या हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल में से जब लोअर पोटेंशियल को घटाओगे तो वर्क डन क्या गया, पॉजिटिव। तो जब कभी भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा, स्टेटमेंट देखिएगा, जब कभी भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिक्रीज इन पोटेंशियल टुवर्ड्स जाएगा। यहाँ पे हायर पोटेंशियल था, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल आ गया। क्या कहता है, whenever work done by conservative force is positive, then potential energy of the system decreases, and when it is negative, potential energy of the system is negative, and when it is negative, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव क्यों होगा, जैसे ये जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर जो ये वाला पार्ट कहता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव आएगा तो हमेशा डिक्रीज इन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो अगर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होगा तो हमेशा इंक्रीज इन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ओके, इसका वाइस वर्सा है। All those phenomena which occurs their own leads to the decrease in potential energy of the system, whereas those phenomena which are performed by the external agent increases the potential energy of the system. स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। The total work done by the external agent gets stored in the potential energy। अगर जो सपोज दैट इस पेन को उठा करके मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, तो जो भी मैं एक्सटर्नल मी एज एक्सटर्नल एजेंट वर्क करूंगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा कुछ केसेस मैंने लिख करके समझाया था, आपका जो पीडीएफ है उसमें पहला जो केस है केस वन। केस वन क्या कहता है, केस वन ये कहता है कि दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर क्यों रिपेल करेगा और ये इसको इधर क्यों रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो वर्क डन क्या लिखोगे, अगर जो वर्क डन की बात करूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर जो मैं ने बोला कि ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कैसा है, फोर्स किसके कारण किससे लग रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर जो दोनों जो चार्ज है पॉजिटिव नेचर का है, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर जो मैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की, कंजर्वेटिव फील्ड की बात करूं कि अगर जो मैं इस चार्ज को फिक्स कर दिया, इसे फिक्स कर दिया, तो ये मूव कर रहा है, तो इधर भी और मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। ये वाला चार्ज इसको अगर इसे मैं कैपिटल क्यू कह देता हूं, इसे मैं स्मॉल क्यू कह देता हूं, ये कैपिटल क्यू इसे रिपेल कर रहा है, तो इसका फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, है ना, स्वतः फोर्स लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 0, तो F डॉट D cos 0 मतलब ये क्या मिल गया आपको, पॉजिटिव। तो वर्क डन अभी कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स ना, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े हो कि पॉजिटिव नेचर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों निकालता है। तो अगर से इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकाल रहा है तो इस वाले चार्ज से, इस स्मॉल क्यू चार्ज से इधर के फोर्स लग रहा है। तो अभी फिलहाल कौन वर्क किया है, अभी फिलहाल जो वर्क किया वो कंजर्वेटिव फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में क्या अंतर है, फील्ड इज अ चार्ज और फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा। और अगर जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स डिक्रीजेस, जैसा कि मैंने यहां पे आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ पे दो तीन केसेस मैंने यहाँ पे समझा रखा है, आप इसे देखेंगे। अच्छा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का लेकर को देख लेते हैं ना। केस सेकंड को मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेता हूँ। मैंने ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने बोल दिया कि ये भैया फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है, ये कैपिटल क्यू, और एक छोटा सा थोड़े से डिस्टेंस से स्मॉल क्यू है। तो इस स्मॉल क्यू पे, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, लाइक दिस, इधर की ओर ऐसा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, अगर ये क्यू ये नेगेटिव नेचर का है तो इसमें पुलिंग फोर्स इधर क्यों लगेगा, अभी भी कौन वर्क कर रहा है, अभी भी तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा है, अभी एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो cos क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन क्या लिखोगे, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D cos 0। अगेन ये क्या आ गया, पॉजिटिव, और अगर जो पॉजिटिव हो रहा है तो हमेशा रिड्यूस इन पोटेंशियल टुवर्ड्स की ओर जाएगा। जब ये चार्ज इधर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सिस्टम के क्या होगा,
PE पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूसेस। बट अगर जो सोचो कि ये जो इलेक्ट्रिक इधर जो फोर्स लग रहा है बच्चा, ये जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अब तुम चाहते हो इस चार्ज को इधर नहीं आए, इधर नहीं आए, इसका डिस्प्लेसमेंट तुम इधर चाहते हो, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है इधर चाहते हो, तो डिस्प्लेसमेंट उधर चाहते हो, तो तुम्हें एज एक्सटर्नल एजेंट वर्क करना पड़ेगा, इस चीज को इधर को खींच करके लेके जाना पड़ेगा। और किस फोर्स का एजेंट वर्क करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 180। तो नेक्स्ट चलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस क्या 180। तो यहां पे क्या हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज व्हाट नेगेटिव। और अगर तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हारा इधर 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 पे जाओगे, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, इससे वैसे वर्षा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज व्हाट इंक्रीजेस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। होपफुली यहां तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी। जैसे मैंने आपको बताया V इक्वल्स टू V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू U अपॉन Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ये कायदे से बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा जैसे F इज इक्वल्स टू ऐसा है बच्चा, हमने आपको बताया था E इक्वल्स टू F बाई Q, है ना, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, ऐसे नहीं कुछ, है ना। अभी बताऊंगा कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे फील्ड और फोर्स दोनों कैसा है वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज और स्केलर है, वर्क डन कैसे लिखा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करके। तो जब कभी भी कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करेगा, जब कभी भी कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करेगा तो हमेशा रिड्यूसिंग पोटेंशियल के पास लेकर के जाएगा एवरी टाइम। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज ऑलवेज व्हाट माइनस ऑफ डेल्टा ई, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछेगा तो सिंपली डेल्टा ई। डेल्टा यू क्या बच्चा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब यहां से आप लिख सकते हो Q इनटू डेल्टा V। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी हम धीरे धीरे करके आगे एक्सप्लेन करते हैं। सो हमारा ये जो फोर्थ मेजर हेडिंग का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। नेक्स्ट जो बी पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, ये बी पार्ट है, ये सेकंड पार्ट कर सकते हो फोर्थ मेजर हेडिंग का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, जरा मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है एक चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ये नोट का पार्ट था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, work done by electric force in taking two charge system from finite separation to infinite separation, finite separation to infinite separation, है ना। स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इज डिफाइंड एज, दो चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in taking two charge system from finite separation to infinite separation। सिंपली अगर जो दो चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q है और एक यहाँ पे स्मॉल q, दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पे दो चार्जेस इस तरह से रखे गए। तो ये अभी फिलहाल क्या है फाइनाइट सेपरेशन पे, इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या बचा a, मान लेते हैं ये है। तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है इन दोनों सिस्टम का, कैसे डिफाइन करोगे, इसे फाइनाइट सेपरेशन से उठा करके इनफाइनाइट सेपरेशन, इसे इंफिनिटी तक लेकर के चले जाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग, इट इज सिंपली वर्क डन। अच्छा ये दोनों सेम नेचर के चार्जेस को रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा तो मैक्सिमम इनफिनिटी इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म, इनफिनिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि अनंत तक उठा के लेके चले जाएंगे। अनंत तक इनफिनिट तक लेके जाने का मतलब ये हुआ कि इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर कर देना सिंपली। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज सिंपली वर्क डन इन रिप्लेसिंग q, इसको लिखने का स्टाइल क्या है, वर्क डन फ्रॉम a टू q, a टू इंफिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज सिंपली वर्क डन, दो चार्ज को फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक करने में जो किया गया कार्य होगा वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। या फिर इसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि इसको दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हो। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी U आपने लिखा है ये एक फाइनाइट से इनफाइनाइट सेपरेशन में हो जाएगा, ये दोनों क्या था सेम नेचर के चार्ज, तो ये तो स्वतः होगा, ये खुद होगा, खुद ही होगा, खुद ही इंफिनिटी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है। बट अगर जो सोचो कि अगर यहाँ पे ये कैपिटल Q नाम का चार्ज है और एक इनफाइनाइट पे
एक इन्फिनिटी पे कोई स्मॉल क्यू नाम का चार्ज था, और इसे फाइनाइट सेपरेशन तक लाने में, मतलब ये जो मान लेते हैं कि ये जो अभी सेपरेशन है फिलहाल ये आर है ना, ये पॉइंट ए मैंने मान लिया जहां पे कैपिटल क्यू रखा, और ये पॉइंट बी है जहां पे अभी कोई चार्ज है नहीं फिलहाल। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से फाइनाइट सेपरेशन तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, किसी भी चार्ज क्यू को, स्मॉल क्यू को इन्फिनिटी से फाइनाइट सेपरेशन तक ए के रेस्पेक्ट में, ये जो कैपिटल क्यू इसके रेस्पेक्ट में लाने में जो किया गया कार्य होगा, तो भी तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो क्यू चार्ज है उसको कौन लेके आएगा, ये जो स्मॉल क्यू है इसको लेके आएगा एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि दोनों अगर जो सेम नेचर का है तो रिपल्सन होगा, दोनों चार्ज अगर तो सेम नेचर का है बच्चा तो रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल एजेंट, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो U इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, फाइनाइट सेपरेशन, फाइनाइट सेपरेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो इस वाले केस में जो वर्क डन किया है वो कौन सा किया है, इलेक्ट्रिक फोर्स ने, किसने वर्क किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने, ठीक है। और इस वाले में वर्क किसने किया बच्चा, एक्सटर्नल एजेंट ने, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अभी मैंने दोनों सेम नेचर के चार्जेस लिया था, तो सेम नेचर के चार्जेस में क्या कहता है कि अगर जो फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक जब करने में जो किया करोगे, तो वही उससे पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी होगा, या फिर इनफाइनाइट सेपरेशन से फाइनाइट सेपरेशन में जब करोगे तो वो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बराबर होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग टू चार्जेस सिस्टम फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू फाइनाइट सेपरेशन भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब जरा से इसके एक्सप्रेशन की बात करें, इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो जरा मैं डायग्राम बनाता हूं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे Q1, ये पॉइंट है फिक्स है ना, ये फिक्स है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट Q2 है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जहाँ पे Q2 चार्ज रखा गया है, जो कि a डिस्टेंस पे, स्मॉल a डिस्टेंस पे है ना, स्मॉल a डिस्टेंस पे। ओके, अब ये दोनों सेम नेचर का है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करते करते सपोज दैट यहाँ तक पहुंचा है ना, ये हमारा Q2 जो है रिपेल होकर के यहाँ पे आ गया। ये Q2 जो है वो मूवेबल है, Q1 हमारा क्या है बच्चा, फिक्स है। तो मैंने मान लिया थोड़ा सा और डिस्प्लेस होता है, तो इसको हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट को dx कह देते हैं। अभी इधर लगने वाला है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस जो dx लिया है वो x पे जाकर के लिया, मैंने x पे dx एलिमेंट लिया फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, x से dx लिया, ओके। और ये जो है पोजीशन एट एनी टाइम t है, एट एनी टाइम t, किसी भी t टाइम पे ये पोजीशन है इसका Q2 का। अच्छा, और ये मैंने मान लिया कि जो b है वो इनफाइनाइट सेपरेशन का पोजीशन है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो क्या है, A is the initial position and B is the position when ये दोनों चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे आ जाता है, और मैंने किसी x डिस्टेंस से x पे छोटा सा dx एलिमेंट लिया और इस Q2 चार्ज पे फोर्स भी इधर ही लगा है। आई बात समझ में? हमने क्या किया, ये Q1 और Q2 जो था फाइनाइट सेपरेशन A पे था। अब ये दोनों, ये अभी फिलहाल मान लेते हैं रस्सी से बंधा हुआ था, अगर मैं इसे कट कर देता हूँ तो ये Q2 चार्ज क्या है बच्चा, छूटेगा, मतलब भागेगा यहाँ से, और ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो इसका जो फाइनल पोजीशन इनफाइनाइट रीजन वाला है वो मैंने मान लिया कि B पे, ये जो B डिस्टेंस है A और B के बीच में, तो ये जो है ये इन्फिनिटी पोजीशन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, मतलब A से लेके ये जो इन्फिनिटी है इसके बीच में मैंने कोई एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी टाइम t पे, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे एट एनी टाइम t, मतलब एट एनी टाइम t जो है वो फिक्स पॉइंट से x डिस्टेंस पे मैंने छोटा सा dx एलिमेंट लिया। तो यहाँ पे क्या बच्चा, वर्क डन फ्रॉम a टू b लिखोगे, वर्क डन फ्रॉम a टू b। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है, तो कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, वर्क डन फ्रॉम a टू b, a से b तक जाने में अभी कौन वर्क कर रहा है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ELCTRIC, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f डॉट dx, फोर्स इधर लग रहा है, dx उधर ही है, f डॉट dx कर दिया, तो f डॉट dx cos 0, यहाँ पे cos 0 भी लिखने वाला हूँ, cos 0 क्या होता है 1, जो कि यहाँ से हट गया, इज इक्वल टू, अगर जो मैं फोर्स की बात करूँ फ्रॉम a टू b में, फोर्स क्या लिखोगे बच्चा, इन दोनों चार्जेस के बीच में, जब ये यहाँ से यहाँ था, x डिस्टेंस पे था, तो एट दैट टाइम फोर्स लिखोगे k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर dx, k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर dx। तो अब अगर देखो इंटीग्रेशन में k q1 q2 कांस्टेंट है, k q1 q2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेयर n नॉट इक्वल टू -1, है ना। तो अगर तो यहाँ देखा जाए तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो x का पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो कायदे से -1 अपॉन x हो जाएगा,
ओके, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स। अपर लिमिट क्या है हमारा बच्चा, बी। लोअर लिमिट ए। हम थोड़ी सी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आता होगा इंटीग्रेशन का, दैट इज मैंने ऐसा लिख दिया। और अगर जो नहीं आता है तो मुझे एक बार बता देना, मैं कल सुबह जब मैथ पढ़ाऊंगा तो पहले थोड़ा सा इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर दूंगा। अब क्या है कि अब ये अपर लिमिट को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या लिखोगे, के Q1 Q2। अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस ऑफ 1 अपॉन बी हो जाएगा। फिर बीच में जैसे अपर लिमिट पुट करते हैं फिर बीच में माइनस लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस ऑफ 1 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करोगे और सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कायदे से क्या मिलेगा, कि Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये क्या मिला आपको, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। और अभी किसने वर्क किया है, फिलहाल फिलहाल कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या आ गया, के Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। और हम जानते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो हमने लिखा है, अभी कंजर्वेटिव क्यों है, ये सब मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, ये इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट था, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। चलिए यहाँ तक थोड़ा नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी किसने वर्क किया, इलेक्ट्रिक फोर्स में, दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड में। जब कंजर्वेटिव फील्ड वर्क करता है तो क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू मतलब इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ऐसा कुछ। तो आप लिख सकते हो इसे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बोलो हाँ। तो इनिशियल जो पॉइंट है बच्चा, वो इनिशियल पॉइंट क्या है, ये Q2 चार्ज ए पोजीशन पे है तो आप इसे यू ए लिख दीजिए। क्या लिखेगा, यू ए माइनस यू बी, ऐसा यू ए माइनस यू बी, हाँ, यू ए माइनस यू बी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि देयरफॉर यू ए माइनस यू बी जो है ये बराबर है किसके, के Q1 Q2 के Q1 Q2 इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी के, इसके बराबर है। ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तुमने बोला ना कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो है वो ये है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज व्हाट, माइनस ऑफ डेल्टा यू, जिसको मैंने ऐसा एक्सपेंड करके लिखा तो हमें पता चला कि यूए माइनस यूवी बराबर ऐसा है। अच्छा, ये बता कि ये जो बी पॉइंट है वो कहाँ गया है, अनंत पे ना। ये जो बी पॉइंट है वो Q1 के रेस्पेक्ट में कहाँ है, इंफिनिटी पे। जैसे ही बी टेंस करता है इंफिनिटी को, दैट टाइम यूबी इक्वल्स टू क्या, जीरो। हम जानते हैं कि अनंत का पोटेंशियल जीरो लिया जाता है। तो जब बी इंफिनिटी को टेंस करेगा तो यूबी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, यूबी मतलब पोटेंशियल एट इंफिनिटी जो कि जीरो हो जाएगा। तो जब इस चीज को यहाँ पे पुट करोगे तो यू ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चा, के Q1 Q2 अपॉन 1 बाई ए, तो ए हो गया 1 बाई इंफिनिटी इज व्हाट, जीरो। तो कायदे से ये आपको ऐसा मिलेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, that is potential energy of two charge systems separated at distance a, it is nothing, it is simply k Q1 Q2 upon a। क्योंकि ये एनर्जी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, u क्या है आपका बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे चार्जेस को विद मैग्नीट्यूड प्लेस करोगे। अच्छा, ये जो k भाई साहब है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। और a क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस है। अगर मैं इसे यूनिट की बात करूं, क्योंकि यूनिट आप यूनिट एडजस्ट करके लिख लोगे, मुझे पूरी भरोसा है। के का यूनिट क्या होता है हमारा, के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, वो कूलम कूलम है। वैसे ये यू क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या है आपका, जूल है। और वैसे भी आप इसके कितने यूनिट हो सकते हैं, है ना। इसका एनर्जी है तो जूल हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर वाले से भी एडजस्ट कर दोगे तो वहां से यू का जो यूनिट हो, अच्छा यू जो है वो वर्क डन है, जो पोटेंशियल एनर्जी वही तो वर्क डन है। तो वर्क डन को क्या लिखते हो, एफ डॉट डी, तो न्यूटन इंटू मीटर भी आपका यूनिट होगा, न्यूटन मीटर भी यूनिट होगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो यूनिट और यूनिट डायमेंशन आपको पता होगा। इन सब में यहाँ पे जो मैंने आपको नोट्स दिया है पीडीएफ में, यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है ऐसा करके, चार्जेस वुड बी प्लेस्ड विद देयर साइन, चार्जेस को उसके साइन के साथ प्लेस करोगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली चीज समझ में आई होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चा, डेरिवेशन बोर्ड में इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग इसे पॉज करके बाद में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, और वैसे भी मैंने इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ सेंड कर रखा है, तो आप चाहो तो पीडीएफ देख करके लिख लेना। ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूँ और आगे प्रोसीड करते हैं। बच्चों, जो लोग भी देख रहे हो लाइव, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो दैट एवरीथिंग इज गोइंग वेल,
सब ठीक ठाक चल रहा है? शुभ्रा, कनिष्का, वैभवी, अजीम, आर्यन, बताओ बच्चे, क्या सब सही चल रहा? तुषार, उवेश, कोई है लाइन पे? मुझे व्हाट्सएप करो जरा, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है? नेक्स्ट जो सी हेडिंग लिखा है मेरा बच्चा, दैट इज फोर्थ मेजर हेडिंग का सी पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज सिस्टम क्या है? स्टेटमेंट मैंने लंबा चौड़ा लिखवा रखा है, आप जब पढ़ लीजिएगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब जो स्टेटमेंट मैंने लिखाया है, लिख रखा है, उसी को मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या है। सपोज दैट ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट है, इस पॉइंट, इसे मैंने ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया। ऑल गुड, थैंक यू, वॉइस वगैरह सही है। देखो बच्चा 3 पॉइंट है, ए बी सी। ए बी सी क्या है बच्चा? 3 पॉइंट है। अब क्या है, ये इधर इस कॉर्नर पे मैंने अनंत मान लिया, ये इनफाइनाइट है। यहाँ पे काफी ढेर टाइप के चार्जेस थे, Q1 भी था, Q2 भी था, Q3 था, Q4 था, अलग अलग टाइप के। यहाँ पे Qn, सो दैट Qn n चार्जेस थे, है ना। अब क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस Q को उठा करके मैंने यहाँ पे लाया, मी एज एक्सटर्नल आई एम डूइंग योर वर्क। हमने Q1 को उठा करके ए पॉइंट पे प्लेस कर दिया, हमने यहाँ पे उठा करके प्लेस कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है बच्चा, Q1 को जब हमने इस पॉइंट ए पॉइंट को उठा के लाया, अब हमने क्या किया, इस Q2 को उठा करके यहाँ पे बी पे लाने की इच्छा रखता हूँ। अब जरा सोचो, इसे पढ़ाने से पहले मैंने हमेशा जब कभी भी इस वाले टॉपिक को समझाया तो हमेशा एक कहानी बताया था, अब अभी आपको कहानी सुनाता हूँ। जस्ट थिंक कि सपोज दैट हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, उसका किसी एक सिस्टम, मतलब मान लेते हैं कि प्रलय आ जाए, बिल्कुल पूरा शमशान हो जाए, बिल्कुल कुछ नहीं रहे, सिर्फ जमीन ही जमीन है। हम कहीं घूमने के लिए गए, मान लेते हैं हम यहाँ से घूमने के लिए निकले और कहीं खो गए, और हमने देखा कि बहुत ही बड़ा इतना बड़ा प्लेन सरफेस है और वो खाली है, जिसका मालिक ही नहीं हुई, वहां पे कोई नहीं रहता, वहां पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जब हम वहां पे गए तो हमने देखा यहाँ पे बहुत खाली जगह है, हमने क्या किया, वहां पे अपना तंबू गाड़ा, अपना घर बनाया और खेती बाड़ी करने लगे, हम अपनी लाइफ जी रहे थे मस्त। तो जब ये यहाँ पे पूरा खाली जगह था, तो ये Q1 इंफिनिटी से उठ करके आया और यहाँ पे बस गया। ठीक है, इसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं था, ना तो गवर्नमेंट थी, ना प्रशासन, पुलिस, कोई नहीं था, अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं। तो ये Q1 यहाँ पे रह रहा था आराम से, और जितना भी यहाँ पे लैंड एक्वायर था उस पे ये Q1 आराम से आसानी से खेती बाड़ी कर रहा था, अपनी जीवन मस्ती में जी रहा था। अब जरा सोच, कुछ समय के बाद फिर से ये Q2 नाम का जो चार्ज है वो वापस आया। सपोज दैट अगर तुम्हें इंसानों से कोरिलेट करके देखो, तो मी एज आई यू नो माय नेम, मैं यहाँ पे आकर के बस गया। ठीक है, अब आप सब में से कोई भी, चलो मान लेते हैं वैभवी को, ये भी कुछ समय के बाद घूमते घूमते भटक भटक करके ये आ गई। इसने देखा आई यहाँ मास्टर जी अकेले बैठे लाइन पर, अकेला मास्टर इधर क्या कर रहा है, यहाँ पे जमीन है, बुढ़ा हो गया, चलो इसको 2-3 बार डरा देंगे और यहाँ पे हम बस जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डरा देंगे, बस जाएंगे, लेकिन मुझसे उन्हें अपोज करना पड़ेगा ना, मैं इसे अपोज करूंगा ना, अगर तो सेम नेचर के चार्जेस है तो। अगर जो हम सेम नेचर के चार्जेस होगा तो ये Q1 यहाँ पे जो आने वाला Q2 है उसे अपोज करेगा। तो मुझे ये जो चार्ज Q2 को जब हमने यहाँ पे ला करके प्लेस किया था, तो मुझे इस Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के Q1 के अगेंस्ट मुझे यहाँ पे Q2 को प्लेस करने में वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ पे रहेगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा, तो वही मुझसे पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आप सब बोलते हैं मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, तो जो वर्क करना पड़ेगा बेटा उसे क्या लिखोगे, कि Q1 Q2 अपॉन इस डिस्टेंस को RAB बोल देता हूं, इस डिस्टेंस को RAB बोल देते हैं, A और B के बीच का डिस्टेंस RAB है। ठीक है, तो फिलहाल तो क्या था, सिर्फ यहाँ पे Q1 था, जब Q2 हमने लाया तो एक ही चार्ज यहाँ पे इस रीजन में था जिसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ा। अच्छा, अब कुछ समय के बाद ये कॉल किया, ये रहा आर्यन, इसको उठा करके लाया। अब ये देखा कि भाई साहब यहाँ पे दो लोग गृहस्थी बता रखे हैं, तो मैं भी जाकर के यहाँ पे क्यों ना बसूं, दैट इज Q3। तो क्या लगता है तुम्हें, हम दोनों तो पहले तो हमने अगेंस्ट, कभी कभी होता है यार जब पड़ोस में कोई आते हैं नए लोग, तो हम लोग ना बड़े ही बुरे निगाहों से देखते हैं, पता नहीं कैसा है, सड़ियल सा अड़ियल सा है, लेकिन उसमें रहते रहते हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, तो आना जाना खान पीन लगा रहता है। ठीक है, अब जरा सोच, ये तीसरा पार्टिकल जब आएगा, ये तीसरा चार्ज यहाँ पे आएगा, तो इस चार्ज को जब यहाँ पे आएगा तो इसको यहाँ पे बचने के लिए इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इन दोनों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इन दोनों से लड़ना पड़ेगा तो दो पोटेंशियल एनर्जी और आएगा, तो इसके अगेंस्ट, जब ये इसके अगेंस्ट लड़ेगा देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन RCA, और यहाँ पे इसके अगेंस्ट लड़ेगा तो K Q2 Q3 अपॉन RBC, लाइक दिस।
तो तीन पोटेंशियल, अगर जो तीन चार्ज सिस्टम है तो तीन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो टोटल इस सिस्टम मतलब ये जो ट्रायंगल बना है इस सिस्टम को बनने में, ये जो तीन चार्ज का सिस्टम बना है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? अगर तो मैं इसे U1 बोल दूं, इसे मैंने U2 बोल दिया, तो इसे मैंने U3 बोल दिया, तो नेट वर्क डन जो लिखोगे या फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखोगे, क्या हो जाएगा? सबका सम करोगे, इन दोनों का सम कर दो। अच्छा, तुम चाहोगे इसे U2 U3 नहीं कह सकते, U2 कह दो, क्योंकि ये जो सेकंड पोटेंशियल मतलब जब ये चार्ज आ रहा था तो इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा था, तो यू नेट बराबर क्या लिखोगे? सब इन सब का सम, U2 मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, U2 बेसिकली इन दोनों के बराबर बराबर ही है, और U1 इन दोनों का सम कर दोगे टोटल। ओके, तो पोटेंशियल, तो ये मैंने थ्री चार्ज सिस्टम का तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखा। यहाँ पे कितने चार्ज सिस्टम है? तीन चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखा। तो अगर n चार्जेस होंगे तो कितने पेयर्स बनेंगे? अगर जो n चार्जेस होंगे तो नंबर ऑफ पेयर्स क्या हो जाएगा? n into n minus 1/2। नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी का? कायदे से क्या करना है, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस जो रखा है वो रखा है, तो कायदे से चार्जेस को साइन प्लेस करना है n into n minus, तो मेरे को पहले पता तो चले कि कितने पेयर बनने वाले, कितने पॉसिबल केसेस होंगे। तो अगर n का वैल्यू 3 होता है, देखो यहाँ पे तीन चार्ज सिस्टम है, n का वैल्यू 3 रखो, 3 में से 1 गया तो 2 से 2 कट गया, तो 3 पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ 1 2 3। तो अगर 4 होगा तो 4 होगा क्या लिखोगे? 4 गुने 3 बटा 2, तो देखो कट गया 3 दूनी 6, जैसे क्या सपोज दैट एक स्क्वायर होता है ऐसा, एक स्क्वायर के वर्टेक्स से 4 चार्जेस डाल, एक यहाँ पे Q1 Q2 Q3 और ये Q4 है ना? तो एक तो इन दोनों का, ठीक है, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का, और साथ ही साथ एक इन दोनों का और एक इन दोनों का, डायगोनल वाला, चार केसेस वाला, तो टोटल 6 केस आ गए। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ केसेस निकाल सकते हो कि क्या क्या होगा, है ना? नंबर ऑफ कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन का, ठीक है? तो वो किस फॉर्मूले से निकलेगा बच्चा? n into n minus 1/2 से, n into n minus 1/2 से। अब आते हैं, इस पे एक सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहता है ये कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस पे Q1 Q Q Q रखा गया, ये सब क्या है? A है। तो इस सिस्टम को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में तुम्हें क्या कहते हैं? कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताना है, मतलब इस सिस्टम को बनाने में जो मेरा किया गया कार्य होगा, तो वही तो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा ना। तो क्या लिखोगे? बेसिकली तीन चार्ज सिस्टम है, तो इसके कारण भी क्या k q² अपॉन a प्लस दूसरे का भी क्या k q² अपॉन a प्लस k q² अपॉन a। तो कायदे से क्या मिल गया? u net इज इक्वल टू 3k q² अपॉन a, नेट पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये तो हमारा वर्क डन होगा, है ना? ये हमारा वर्क डन हो गया। अब सपोज दैट अगला जो सवाल है, ये बच्चों वाला सवाल था, वो इंटरेस्टिंग सवाल भी आने वाला है। अगला जो सवाल है कुछ ऐसा है, ये स्क्वायर है, इसके वर्टेक्सेस पे माइनस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे भी क्यू है, और ये सब जो साइड लेंथ है वो a के बराबर बराबर है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी के कितने एक्सप्रेशन बनेंगे? 6, एक तो इन दोनों के कारण, तो बताओ इन दोनों के कारण प्लस माइनस आया ना, तो u नेट इज इक्वल टू इन दोनों के कारण क्या लिखोगे बच्चा? माइनस ऑफ k q² अपॉन a²। अच्छा, इन दोनों के कारण देखिए तो यहाँ पे भी माइनस k q² अपॉन a², इन दोनों का देखिए तो माइनस k q² अपॉन a², इन दोनों का भी देखिए तो माइनस ऑफ k q² अपॉन a²। मतलब ये जो कॉर्नर से रखा गया और उसके साइड को अगर मैं कंसीडर कर दूं तो टोटल कितना है? 4k q² अपॉन a² विद माइनस साइन, तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ 4k q² अपॉन a²। अच्छा, अब क्या करना है? डायगोनल वाले को लेना, तो जब इन दोनों को लिखोगे तो क्या लिखोगे? k q² अपॉन, अगर ये a है तो ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा आपको? √2a। चलो, तो क्या लिखोगे? प्लस का k q² अपॉन, अच्छा a² क्यों लिख रहा हूँ? k q² अपॉन a लिखना था मुझे, है ना? नीचे तो a आता है, तो k q² अपॉन √2a। तो इसके कारण k q² अपॉन √2a, तो इसके कारण भी तो वही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2k q² अपॉन a² कुछ ऐसा आ गया। अच्छा, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो देख लीजिए, कॉमन ले लेते हैं, जब इससे इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन जो है वो k q² अपॉन a कॉमन है ना? और k q² अपॉन a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा √2, यहाँ पे क्या बचेगा? 4, तो √2 माइनस 4 कितना? अब ये u है, एनर्जी है, तो जूल लिख दो या न्यूटन मीटर लिख दो, दोनों सेम चीज है। चलो, नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस प्रोसेस इन द अबव क्वेश्चन। नोट में लिखवा देते बच्चा, द अबव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू टू अदर वेज। ये जो दोनों क्वेश्चन है इसको अलग तरीके से, दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, टाइप 1 में लिखा है कैलकुलेट द फोर्स डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय
कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बना है, क्या लिखोगे? टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलोइंग इक्वेशन शुड बी यूज्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या? सिंपली माइनस ऑफ डेल्टा ई। मतलब ये जो तुमने लिखा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो माइनस ऑफ डेल्टा यू है, ये लिख। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। और सिंपली अगर जो तुमसे पूछा जाए कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस फॉलोइंग इक्वेशन शुड बी यूज्ड। अब इक्वेशन क्या है भैया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर तो आपसे पहले ये क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो माइनस ऑफ डेल्टा यू लगाएगा। और अगर तो कुछ नहीं बोलता है, सिंपली ये कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो आप ये समझोगे कि आपको जो वर्क डन पूछा गया है वो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से पूछा गया है। तो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, कुछ नहीं बोला, कैलकुलेट द वर्क डन पूछेगा मतलब वो सिंपली क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन इज सिंपली व्हाट? डेल्टा ई। ये आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसे रीड करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस पे जो 2-3-4 सवाल आने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उनमें से तो एक दो क्वेश्चन तो जेईई में ही पूछे गए, एडवांस के सवाल है मुझसे, जो सर्किल वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, समझते हैं क्या है। पहला सवाल है, पहला सवाल क्या कहता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और क्योंकि देखो मेरा पीडीएफ देने के मैंने जो आपको पीडीएफ पहले सेंड किया, इससे ये होता है बच्चे कि आपने पहले पढ़ रखा है, आपको पता है कि क्या क्या पढ़ाने वाला है मास्टर। जो पीडीएफ सेंड किया वही पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा आपको विजुअलाइजेशन में। तो जब रियल क्लासेस स्टार्ट होगा जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होगी तो उसे मैं क्लास में एड ऑन करवा दूंगा। ओके, तो फिलहाल क्या है, अभी जो थोड़ा पढ़ के आने का, जो भी पीडीएफ सेंड किया थोड़ा पढ़ लेना, और उसके बाद जो मैंने पढ़ाया है, जब अभी जैसे बोल रहा हूँ तो वो वीडियो और ऑडियो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है। कभी कभी क्या होता है कि पॉज हो जा रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ सिस्टम में पॉज हो जाता है, तो आप एक बार पढ़ लेना, फिर जब मैंने पढ़ा दिया तो एक बार फिर से तुरंत उसी पीडीएफ को रीडिंग मार लेना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे क्या था। और उसके बाद आप अपने नोट्स बना लेना, आपके पास जो कॉपी होगी फिजिक्स की उसमें टू द पॉइंट आप नोट्स बनाते रहिए। चलिए, अभी फिलहाल क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ ए है, यहाँ पे क्या स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू। अब इसको किसी भी तरह से हमने एक ट्रायंगल छोटे से ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या क्यू क्यू क्यू। अच्छा, ये जो छोटे से जो ट्रायंगल में कन्वर्ट किया उसका साइड लेंथ वो भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बट साइड लेंथ a/3 है। अच्छा, कायदे से ए और क्यू दोनों एक ही जैसा लग रहा है तो x कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। यहाँ पे x/3 कर दिया, ये फिलहाल a है, सॉरी ये q है। ठीक है, मेरे को नहीं पता चला, तुम्हें क्या पता चलेगा। तो यही बताओ बच्चे कि अगर जो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है जिसके साइड लेंथ x है, तो इसको तुमने ऐसा कर दिया जिसका साइड लेंथ x/3 है, तो ये सेम नेचर के चार्जेस है, सेम नेचर के चार्जेस है। और ये ऐसा है, इट इज जस्ट लाइक सपोज जब आप क्लास में बैठे होते हो तो एक बेंच पे आराम से 3 बच्चे फैन फैन के बड़े मजे मजे में बैठे। अब सपोज क्लास का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया, तो अगर तो कोई एक नया बच्चा आता है बैठने के लिए, तो क्या आप उसे बैठने दोगे? अगर आपका दोस्त नहीं है तो आप पीछे नहीं खिसकोगे, उसे बैठने नहीं दोगे। लेकिन अगर जो वही क्लास में मास्टर हो तो आपको क्या बोलेगा? थोड़ा खिसक ले रहे, तो तू खिसक करके बिठा लोगे ना। तो एक्सटर्नल एजेंट दैट इज वो मास्टर एक्ट एज अ एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट। तो जब कभी भी इसे कंप्रेस करना है तो इसको ऐसा थोड़ा श्रिंक करना है, इधर ऐसा श्रिंक कर दिया, तो श्रिंक करने के लिए तुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वो कौन वर्क करेगा? एक्सटर्नल एजेंट। ये सब अगर जो सेम नेचर के चार्जेस है तो इन सब में दुश्मनी है। सेम नेचर के चार्जेस में क्या हो सकता है? अगर जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों सेम नेचर का है, ये भी दोनों सेम नेचर का है, अगर ये दोनों सेम नेचर के चार्जेस है तो ये दोनों इन सब में सेम नेचर के चार्जेस में क्या होगा? दुश्मनी। हिंदी अपनी सही है नहीं, पता नहीं क्या एडजस्ट कर लेना, ये दुश्मनी है लिखा हुआ, ठीक है। और अगर जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो इन दोनों में लव होगा, है ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो फिलहाल क्या, अभी दुश्मनी और मोहब्बत के पीछे नहीं पड़ते हैं, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि क्या है। फिलहाल ये सेम नेचर के चार्जेस को अगर रिपेल करेगा, बट मेरे को इसे श्रिंक करना है, श्रिंक करके छोटा करना है, तो ऑब्वियसली वर्क डन कौन करेगा? एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द वर्क डन इन रीअरेंजिंग द चार्जेस फ्रॉम 1 to 2 पोजीशन, मतलब ये पहले पोजीशन पे ये दूसरे पोजीशन पे, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट, ऐसा रीअरेंजमेंट करने में तुम्हें क्या वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना है इसमें वर्क डन। तो ऐसा होने के लिए ये यहां से यहां गया, यहां से यहां नहीं, यहां से यहां तो पता है, बट इधर से इधर आपको एक्सटर्नल एजेंट वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन में जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे बच्चे, वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स की सिंपली व्हाट, जब एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है तो सिंपली हम डेल्टा यू लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अगर मैं फाइनल पोटेंशियल की बात करूं तो ये यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 और ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कायदे से सारे के सारे डिस्टेंस तो सेम है, तो तीनों पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन एक जैसा आएगा। क्या लिखोगे, 3 into k q स्क्वायर अपॉन a बोले तो x/3 माइनस, जब इसकी बात करेंगे तो 3kq स्क्वायर 3kq स्क्वायर अपॉन x। ओके, ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, 9kq स्क्वायर अपॉन x, सॉरी 9kq स्क्वायर अपॉन x माइनस 3kq स्क्वायर अपॉन x। तो कायदे से क्या मिलेगा, 6kq स्क्वायर अपॉन x। तो ये वर्कडन आ गया। वर्कडन क्या होता है, यूनिट क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर। हमेशा जब कभी भी यहाँ पे खत्म करोगे तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, न्यूटन मीटर आप आराम से आ गया। ठीक है, तो जब कभी इस तरह से जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस होता है जिसका एज लेंथ x है, इसे x/3 करने में आपको स्टैंडर्डाइजेशन वर्क करना पड़ेगा। और वो क्या होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा यू इज व्हाट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हमने बस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा, कैलकुलेट कर दिया और मेरे को आंसर मिल गया। अच्छा, जो अगला सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जेई एडवांस का सवाल है। और एडवांस में क्या पूछा गया था, एक ऐसा सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एक कैपिटल क्यू नाम का चार्ज है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है सर्कल के अंदर ही, वहां जहां पे स्मॉल क्यू चार्ज है, पॉइंट मैंने मेंशन कर रखा है। लोगों को ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा, तो ये जो है स्मॉल डिस्टेंस पे है, ये दोनों चार्जेस स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और ये जो सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर, कैपिटल आर। ओके, इस चार्ज को, स्मॉल क्यू को पॉइंट ए से, स्मॉल क्यू चार्ज पॉइंट ए पे रखा हुआ था, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य वो तुम्हें बताना है। ठीक है, ऐसा लिखा गया, कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग यू फ्रॉम ए टू बी, कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग स्मॉल यू फ्रॉम ए टू बी। कौन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसा क्वेश्चन में पूछा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क किया, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, वही तो लिख रहा था, कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन टेकिंग अ स्मॉल क्यूब फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, तो तुम्हें वर्क डन जो बताना है, रेड क्यों आ गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे बच्चा, तो ये माइनस ऑफ डेल्टा यू हो जाएगा। माइनस ऑफ डेल्टा यू होने का मतलब हो गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखोगे ना, तो ये माइनस आगे तो ऐसे ही ना जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल की बात करें, मतलब ये दोनों सिस्टम मतलब इनिशियली तो यही पे प्रेजेंट है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल आर। ओके, और फाइनल पोटेंशियल क्या, ये चार्ज तो यहाँ पे जा चुका है ना, तो फिलहाल अब डिस्टेंस कितना हो गया आर, तो उसमें पे क्या लिखोगे, के क्यू क्यू अपॉन कैपिटल आर। इन दिस प्रोसेस अब क्या फॉर्म आ जाएगा, के क्यू क्यू 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये ऐसा कुछ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अच्छा ये बताओ, के का वैल्यू 9 into 10⁹ है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू अपना मैग्नीट्यूड के हिसाब से आपको गिवन होगा, पुट कर देना। ये 1 अपॉन स्मॉल आर, ये स्मॉल आर छोटा है, ये डिस्टेंस छोटा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। ओके, अगर जो मैं दोनों चार्जेस को कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को सेम नेचर का मान लेता हूँ, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो जो भी होगा ये वाली चीजें एक जैसा पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरा 1 अपॉन स्मॉल आर, मतलब ये छोटी चीज है, मतलब 2 मान लो, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 5 मान लेते हैं, तो 1/2 इज 0.5, 1/2 है और ये 1/5 है, तो कायदे से ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या है, पॉजिटिव है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव होगा तो हमेशा रिड्यूसिंग पोटेंशियल टुवर्ड्स जाएगा। सिंपल सी बात है भैया, ये नजदीक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, दूर चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं कि क्या कहते हैं। अगला सवाल जो है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके सेंटर पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया था, सेंटर पे ही है ना कैपिटल क्यू, और सेंटर पे, और ये जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर जो इच्छा है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल आर मान लिया। और यहाँ पे एक पॉइंट है ए जहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है, और एक पॉइंट यहाँ पे बी है जहाँ पे इस स्मॉल क्यू को लेकर के जाना है। तो इसके ले जाने के 3 रास्ते, एक तो ये है कि यहाँ से इधर लेकर गया ऐसे ऊपर से, तो इसको मैंने बोला W1 वर्क है। दूसरा जब यहाँ से इधर सीधा सीधी ऐसे शॉर्टकट लेके जाता तो W2 वर्क है। तीसरा जब ये यहाँ से ऐसे लेकर के जाता तो मैंने बोल दिया W3 वर्क है। तो तुम्हें तो बताना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W1, W2 एंड W3। तो चाहे कुछ भी हो, W1, W2, W3 पूछा जाए,
तो ये बताओ मुझे कि ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, ये कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है ये कैसा है? कंजर्वेटिव फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड या फिर अगर जो तुम्हें लिखना होगा, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्जन जो होता है पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो तुम चाहे ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, सेम है। चाहे तुम ऐसे लेके, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करें, वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल क्यूब फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन, मैं वर्क डन लिखना, वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल क्यूब from A to B is equals to what? Simply U final minus U initial. U final minus U initial, तो ये वर्क डन बाई किससे आ जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट। और अगर जो हम वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड लिखेंगे तो वहां पे माइनस ऑफ U इनिशियल माइनस U फाइनल कर देना। तो अगर तुम इनिशियल और फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल की बात करो, तो ये चार्ज अब यहाँ पे आ चुका है, तो ये डिस्टेंस अगर जो ये चार्ज स्मॉल क्यू उठ करके यहाँ पे आ चुका है, तो क्या लिखोगे? के क्यू क्यू अपॉन आर रेडियस, और ये यहाँ पे है तो भी क्या? के क्यू क्यू अपॉन आर, दैट इज के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर, तो ये तो जीरो हो गया। तो चाहे तुम कैसे भी लेकर के, तो यहाँ से क्या पता चला? तीनों का तीनों वर्क सेम जीरो आएगा, दैट इज W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू व्हाट? W3, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ होता है। और अगर ये ऐसा है तो आपका वर्क क्या आ गया? शून्य। वर्क क्या आ गया बच्चा? जीरो। अच्छा, जो इसके एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एक 3Q और वो 2Q का चार्ज है। आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से एज ए ट्यूटोरियल। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, एक नोट का जो पॉइंट है क्या कहता है? इफ द वेलोसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में, ये नोट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, इस नोट को जरूर याद रखिएगा। इसमें बहुत बार, अनेकों टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स पे क्वेश्चन पूछे गए, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तुम्हारा मॉडर्न, अभी 12th में एक और चैप्टर है तुम्हारा, टॉपिक है क्या नाम है उसको? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में भी पूछे गए इसका सवाल। क्या कहता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, if velocity of charge is given in the question or it is asked, then conservation of energy theorem should be used. जब कभी भी क्वेश्चन में तुझे वेलोसिटी गिवन हो या फिर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हमेशा तुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क पावर एनर्जी में आप लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे इसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम। अब इस चीज को मैं जरा लिखता हूं कि क्या कहता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, रेड पेन विजिबल है या नहीं? इज इट विजिबल? नहीं, रेड पेन विजिबल नहीं है। चलो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स, ये सब बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे क्या है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एयर ड्रैग, फ्रिक्शन, ये सारी चीजें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और वर्क एक्सटर्नल फोर्स तो तुम समझ रहे हो। अच्छा, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब एयर ड्रैग या फिर रेजिस्टेंस वगैरह पार्ट है, तो इसे हमने जीरो कर दिया कि यहाँ पे है ही कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं। अब जहाँ पे चार्ज घूम रहा है किसी एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन वगैरह आने वाला है, तो इस चीज को मैंने हटा दिया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो कोई है नहीं, तो उसके कारण वर्क डन भी जीरो हो गया। अच्छा, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है फिलहाल, फिलहाल अभी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स को भी मैंने जीरो कर दिया। तो तुम कह सकते हो ना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन by conservative force is equals to what? Simply delta k, and you know very well कि work done by conservative force is simply change in delta u, that is minus of delta u, minus of delta u is equals to what? Delta k। तो minus of delta u मतलब क्या? u initial minus u final is equals to k final minus k initial। इस k initial को उठा के इधर ले आओ तो क्या लिखोगे? इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। सिंपल है। अगर तो सपोज दैट आप घर से 10 रुपए लेके चले, घर से 10 रुपए लेकर के चले हो, आपने 10 रुपए लेकर के चला, तो आप सामान भी तो 10 रुपए का ही लाओगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 10 रुपए लेकर के चले तो 50 रुपए का सामान लेकर के आओगे, 12 रुपए का ले जाओ, नहीं ना। अगर तो सपोज दैट आप 10 रुपए लेकर के चले थे, 5-6 रुपए का सामान है, तो बाकी 4 रुपए तो बचेगा तुम्हारे पास, है। तो इनिशियल पोटेंशियल और इनिशियल काइनेटिक, टोटल इनिशियल एनर्जी क्या था? टोटल एनर्जी का तो फॉर्मेट अभी फिलहाल यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक ही है। तो एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी क्या और फाइनल एनर्जी, ये सब हमेशा कंजर्व रहेगा। तभी तो आप कहते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बच्चा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, नया क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर क्या?
फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल एनर्जी। अब इससे एक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसी को जरा लिखते हैं और समझते हैं कि क्या है बेसिकली। सवाल क्या है कि यहाँ पे जो है एक पॉइंट है जहां पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया और वो कैसा है, फिक्स है, ये फिक्स चार्ज है। अच्छा, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू चार्ज जिसका मास m है, इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी दे रखा है और ये कहां पे वेलोसिटी, ये v क्या है इसका, वेलोसिटी है, और ये प्रेजेंट है एट इंफिनिटी पे। अच्छा, अब दोनों सेम नेचर के हैं। तो जब इस चार्ज को इधर की ओर प्रोजेक्ट किया गया था, इस पॉइंट पे था, ये जो क्यू चार्ज है वो यहाँ पे, इसे जब इधर की ओर प्रोजेक्ट किया गया था तो ये कुछ ऐसा आता जाएगा, है ना, ये आ रहा है, ये पॉजिटिव नेचर का आ रहा है। अच्छा, इसके कारण क्या है, इसके कारण तो हर एक डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव, मान लिया सबका सब अभी सेम नेचर का है और अभी पॉजिटिव चल रहा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की ओर ऐसा निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है। तो जैसे ही ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, इसके पास क्या काइनेटिक है, वेलोसिटी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये जैसे ही आ रहा था आ रहा था आ रहा था, जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, आते आते इसका ये वो पॉइंट है जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये चार्ज जब यहाँ पे आता है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पेन को मैंने यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से जब थ्रो करूंगा तो मैंने इसके पास क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ना, वेलोसिटी दी है, तो ये जाएगा ऊपर और वो वहां तक जाएगा तब तक जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो। तो ये भी चार्ज इधर आएगा तब तक कि जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो। तो जिस भी डिस्टेंस पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो कैपिटल क्यू से वो जो डिस्टेंस है, कैपिटल क्यू से जो डिस्टेंस बच गया है वो है, उसे डी बोलते हैं, और इस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैपिटल क्यू फिक्स है, स्मॉल q is projected with the velocity v from infinite separation towards capital Q, calculate the distance of closest approach। मैंने क्या बोला था अभी बच्चा नोट में कि जब कभी भी तुझे क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन है या फिर वेलोसिटी पूछ रहा है तो तुझे हमेशा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो ना, इनिशियल चार्ज, ये जो ये चार्ज तो फिक्स था, इस चार्ज को फेंका गया है, जिसका मास क्या है m, वेलोसिटी v, चार्ज q, कहां से इंफिनिटी से फेंका गया, किसके टुवर्ड्स, ये जो कैपिटल क्यू रखा गया यहाँ पे, इसके टुवर्ड्स फेंका गया। तो जब यहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस होगा जहां पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये सब इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, अगर ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो शून्य, सिंपल सी बात है। तो इनिशियल काइनेटिक क्या है, इसके पास काइनेटिक है 0, काइनेटिक इसके पास है, इसके पास, तो क्या लिखोगे, हाफ m into v square is equals to फाइनल पोटेंशियल, मतलब ये जब इस सेपरेशन पे आ गया बिल्कुल नजदीक नजदीक आ गया, तो एट दैट टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k q q upon d, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फाइनल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक की बात करूं बच्चा, तो ये दोनों यहां पे आकर के दोनों की वेलोसिटी, ये तो रेस्ट में था और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या लिखोगे, ये शून्य, यहां से d इज इक्वल टू क्या लिया, देखो d को इधर लिया, ये उधर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे, 2kq upon mv स्क्वायर, यहाँ से ऐसा ऐसा मिल गया। तो ये जो सवाल है, ये जब एक बार देख, d that is distance of closest surface is directly proportional to the charge जो तुमने प्रोजेक्ट किया उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ये 2003 में पूछा गया था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, देखो नीचे मास है, ये सवाल पूछा गया था 2005 में, 2005 में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर, ये कब पूछा गया है, 2008 में, ठीक है, ये 2008 का सवाल है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इस हाफ में अगर ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता तो नीचे लेके आ जाता है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी सवाल पूछा गया है 8 के बाद, मुझे ईयर नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह से चीजें पूछी जा चुकी है, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो देखो हर एक 2-2 साल के इंटरवल पे पूछा गया, और इसके बाद भी 2015, 14, 15, 16 में भी पूछे गए इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे सवाल। तो जब कभी भी आपके क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन हो या फिर वेलोसिटी पूछा गया हो, तो हमेशा आपको क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम पे इसके जस्ट बाद 2 एग्जांपल है, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व करोगे। आज की क्लास का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन करोगे, जो अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया है, आप उस चीज को, सारे थ्योरीज को रिवाइज करते रहोगे, क्योंकि जब भी नया पढ़ोगे तो उसे प्रीवियस वाली चीजें रिवाइज करके आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो उसे पढ़ो। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी बनाओ, जो भी आपको पता होनी चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है और क्या नहीं करना है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की जा रही है। अगर जो आपकी प्रिपरेशन बोर्ड लेवल की है तो एनसीईआरटी और एक आध कोई साइड बुक अच्छा सा उठा करके बना। आप अगर जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो
मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी उठा लिया, ठीक है। जो नोट्स बना होगा वो आप सॉल्व कर लेना, एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, जो नोट्स दूंगा वो सॉल्व कर लेना। और एक आध कोई साइड बुक बनाना चाहते हो, जैसे एबीसी ईयर में बहुत एबीसी बहुत अच्छा है, उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे है ना, तो एबीसी सॉल्व कर लो। या फिर तुम्हारा मन करे वो क्या नाम है, अस्सी वर्मा, वो सॉल्व कर लो। या फिर एक एमसीक्यू नाम की बुक आती है वो सॉल्व कर लो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आप इतने ही पार्ट को सॉल्व करो। क्योंकि जब मार्केट में फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ही इनफाइनाइट नंबर का सवाल, अगर तो तुम सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए बैठ गए तो हो लिया तेरा सिलेक्शन। मुश्किलें मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो अच्छा है, फोकस रहो कि तुम्हें करना क्या, तुम्हें पढ़ना क्या। अपना गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करो, तभी जाकर के फोकस हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर तो सपोज दैट एक पेड़ है, उसे काटना है तुम्हें। अब तुम्हारे पास सिर्फ ये है कि कुल्हाड़ी है, 10 हिट्स करना है, 10 टाइम्स हिट करना है और तुझे पेड़ को काटना है। तो क्या तुम 10 टाइम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हिट करोगे तो कटेगा नहीं। तुम 10 अलग अलग जगह पे कुल्हाड़ी से हिट करोगे तो कभी भी पेड़ नहीं कटेगा। अगर तो तुम 10 टाइम्स एक जगह पे हिट करोगे विद द सेम इंटेंसिटी, तो मे बी वो पेड़ कट जाए, मे बी क्या श्योरिटी के साथ वो पेड़ कट जाएगा जब एक जगह पे हिट करोगे तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो नोट से क्वेश्चन है, वो बिल्कुल ऑन टंग होना चाहिए। बिल्कुल आपको हर एक लाइन बाय लाइन आंसर आंसर सब अच्छे से याद होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा बुक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी आपकी इच्छा हो करता है, बिकॉज आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो आपकी इच्छा है तो आप सॉल्व कर लो। और मैं भी बहुत सारे बुक सॉल्व नहीं किया था, मैं भी थोड़े बहुत ही बना लेता हूँ। और बाकी तुम्ही लोगों के हिसाब से जब तुम लोग पूछते हो कुछ तो मैं बुक का नाम पूछ लेता हूँ, बुक का नाम पूछता हूँ तो मैं पूछ के सोल्यूशन पढ़ लेता हूँ, मेरा सही हो जाएगा। तो अगर जो तुम लोग चाहते हो कि मेरा नॉलेज बढ़ जाए तो ढेर सारे बुक सॉल्व करो, लेकिन बुक सॉल्व करने से पहले मुझे बता देना, सो दैट मैं उसका सॉल्यूशन कर दूँ। मेरे पास सब चीज़ का सॉल्यूशन रटा हुआ नहीं है, मैं रट पुट के नहीं आता पढ़ाने के लिए, बस मैं सोता हूँ आराम से, उठ के आता हूँ और पढ़ाता हूँ, दैट्स इट। फिलहाल अभी तक जितना आता है मुझे उतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। आप उसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लो। और आज मैंने मॉर्निंग में जो क्लास ली थी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की, उसकी लिंक मैंने शेयर कर दिया, सुबह कोई ऑनलाइन आया नहीं था, तो आप एक बार देख लीजिएगा। कल भी आपकी सुबह में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन की क्लास होगी 9 से 10। उसके पहले 8 बजे से 9 बजे तक एक क्लास होगी जो 11th की फिजिक्स की होगी, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मुझे पता है कि ड्रॉपर वाले बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर जो जो लोग अभी आप 12th में आ चुके हो, 12th वाले बैचेस के बच्चे जिन्हें पढ़ना है एनएलएम, उसमें एनएलएम पढ़ाने वाला हूँ, रोटेशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, एसएचएम वगैरह, ये जो मैकेनिक्स है, दैट इज मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड पार्ट नहीं, फ्लूइड को छोड़ दो, तो फ्लूइड हीट और साउंड को भी छोड़ दो, तो वो सब जो पार्ट है वो पढ़ाने वाला हूँ। जिन्हें पढ़ना है तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में। अगर जो पढ़ना होगा तो मैं उन्हें भी लिंक शेयर करूंगा, नहीं पढ़ना होगा तो मैं ग्रुप लिंक शेयर नहीं करूंगा, और तुम्हें सुबह में 8 से 9 उठ करके पढ़ना पड़ेगा वो फिजिक्स, ठीक है। सो आज का सेशन यही एंड रखते हैं, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और नोट्स बना लेना सब।